लोग आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर आर स्क्वायर क्यों है, यहाँ पर आर क्यूब क्यों नहीं है, आर फोर क्यों नहीं है। एंड सिमिलरली हियर आई विल टेक एन एरिया A2 और वो है A3। अभी आप देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू द जिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जिस तरह कूलम्स लॉ हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं जो कूलम्बिक फोर्स है Fc इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। लोग आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर आर स्क्वायर क्यों है, यहाँ पर आर क्यूब क्यों नहीं है, आर फोर क्यों नहीं है, सिंपल आर क्यों नहीं है। इसी तरह का एक कंफ्यूजन का क्वेश्चन आपको क्रिएट किया जाता है। तो इसके लिए मैंने कुछ ऑथेंटिक सोर्स से 3 रीजन है मेरे पास। सबसे पहला जो रीजन है आर स्क्वायर के लिए, द फर्स्ट रीजन इज एक्सपेरिमेंटल, द सेकंड रीजन आई विल टेक इज एरिया फैक्टर, एंड द थर्ड रीजन फॉर दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अभी हम इन तीनों को बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आते हैं रीजन नंबर 1 की तरफ, जो कि है एक्सपेरिमेंटल फैक्टर। तो एक्सपेरिमेंटल फैक्टर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो कूलम्स लॉ है ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। कूलम्स ने एक्सपेरिमेंट किया, जिस डिवाइस को लिया टॉर्जन बैलेंस, और टॉर्जन बैलेंस में उसने पॉइंट चार्जेस रखे, फॉर एग्जांपल Q1 Q2। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन था, फोर्स फॉर एग्जांपल ये था 3 माइक्रोकूलम, ये था 5 माइक्रोकूलम। अब फॉर एग्जांपल रिपल्सिव ले ले या अट्रैक्टिव, तो उसने जब एक्सपेरिमेंटली ये चीज उसने आइडेंटिफाई किया कि जब मैं 3 माइक्रोकूलम या 5 माइक्रोकूलम सेम चार्ज लेता हूं तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन पैदा होता है 3 5 15 न्यूटन। और फोर्स ऑफ रिपल्जन 15 न्यूटन सिर्फ इस केस में आ सकता है कि आप Q1 और Q2 को आप मल्टीप्लाई में ले रहे। फिर उसने चार्जेस को सेपरेट किया, फॉर एग्जांपल द फैक्टर ऑफ 2, उसने चार्जेस को सेपरेट किया तो फोर्स ऑफ रिपल्जन वाज डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। फिर उसने फैक्टर ऑफ 3 यानी फॉर एग्जांपल 3 मिलीमीटर 3 सेंटीमीटर या इस तरह, तो द फोर्स डिक्रीज बाय 9 फैक्टर। फिर उसने चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को 4 टाइम्स बढ़ा दिया, तो द फोर्स डिक्रीज बाय 16 टाइम्स। तो इससे पता चला कि 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 3 स्क्वायर से आता है 9 और 4 स्क्वायर से आता है 16। तो इसको ये पता चला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई, अगर उसने सिंपल R पुट किया फार्मूले में तो R की निस्बत से वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑब्टेन नहीं हो रहा था, तो उसने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन से ये पता लगाया कि अगर आप R को इंक्रीज करना चाहते हैं तो द फोर्स डिक्रीज बाय द स्क्वायर ऑफ द R फैक्टर। तो ये था पहला रीजन। अभी हम आते हैं दूसरे रीजन की तरफ। सो द सेकंड फैक्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द एरिया फैक्टर। फॉर एग्जांपल वी टेक पॉइंट चार्ज Q, ये मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया Q। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडिएटिंग फ्रॉम पॉइंट चार्ज टुवर्ड आउटसाइड। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह रेडिएट हो रहे हैं। अभी आपको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एरिया ले लेता हूं, एरिया A1।
which constitute a solid angle pi 1 with the center of the charge. And similarly, here I will take an area A2 which constitute a solid angle pi 2 with the surface of the charge or the center of the charge. यहाँ पर अगर ऑब्जर्वेशन किया जाए तो ये जो एरिया मैंने A1 लिया है तो ये एरिया A2 से स्मॉलर है. एरिया A1 इज स्मॉलर देन एरिया A2. बात सिंपल है. यहाँ पर जो ये वाला एरिया कंस्टिट्यूट करता है, यहाँ पर जो स्टेरेडियन एंगल बनाता है, फॉर एग्जांपल सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 1, क्योंकि इस एरिया के लिए चाहे एरिया जितना भी एक्सपेंड हो जाए उसके लिए सॉलिड एंगल सेम. तीसरा फैक्टर है, अगर मैं चार्ज से दूर जाना चाहता हूं तो यहाँ पर R जो है, यहाँ पर R2 ये ग्रेटर है R1 से जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पर इस एरिया पर फोर्स भी कम होगा इसके बेसिस पर. तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, ये जो कूलम्बिक फोर्स लगाता है F2, यहाँ पर इस एरिया पर कितना फोर्स लगेगा F1. यहाँ पर F1 इज ग्रेटर देन F2. तो अभी एक रिलेशन की तरफ आते हैं. फोर्स जो है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. भाई एरिया जितना बड़ा होगा, बड़ा होता जाएगा तो फोर्स कम होता जाएगा. ये तो सिंपल है. यहाँ पर एरिया कम है तो फोर्स ज्यादा है, यहाँ पर एरिया ज्यादा है तो फोर्स कम. यहाँ पर स्टेरेडियन एंगल के लिए एक फार्मूला है, सिग्मा इज इक्वल टू A डिवाइड बाई R स्क्वायर. अभी अगर ये सिग्मा 1 है तो A1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर. अगर ये सिग्मा 2 है तो A2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर. लेकिन यहाँ पर एक रिलेशन पाया जाता है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2. तो इस रिलेशन की कंपैरिजन से मुझे ये अंदाजा होता है कि A1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू A2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. अगर सॉलिड एंगल कांस्टेंट है तो इसका एरिया और R स्क्वायर का रेशियो भी कांस्टेंट होगा. तो मैं सिंपली लिख सकता हूं कि A डिवाइड बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब इस R स्क्वायर को मैं यहां पे शिफ्ट करना चाहता हूं, तो A इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम R स्क्वायर इज इक्वल टू, और कांस्टेंट की जगह में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाता हूं, तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. अब मेरे पास एक रिलेशन ये भी आ गया, इज इक्वल टू और कांस्टेंट की जगह मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया, तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. सो पुटिंग दिस इक्वेशन इन, फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेशन 1, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, A की बजाय मैं डायरेक्टली R स्क्वायर लगाऊंगा, R स्क्वायर. तो ये दूसरा रीजन है कि यहाँ पर फोर्स R स्क्वायर की इनवर्स में आ रहा है, या फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. सो दिस वाज द सेकंड रीजन एंड दैट वाज द एरिया फैक्टर. और इनमें से एक तीसरा फैक्टर है, उसे हम कह सकते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ. आपने बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस देखे होंगे जिसमें जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है या इनवर्स वाला टर्म है वो स्क्वायर फॉर्म में होगा. फॉर एग्जांपल कूलम्बिक फोर्स में F इज इक्वल टू K के 1 के 2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, या ग्रेविटेशनल न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय R स्क्वायर. इनवर्स स्क्वायर लॉ का सिंपल सा डेमोंस्ट्रेशन यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है. फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q1, ये इससे मैंने 1 मीटर के फासले पर
एक एरिया रखा हुआ है A1, ठीक है। फिर 2 मीटर के फासले पर मैंने एक दूसरा एरिया रखा हुआ है, तो वो है A2। फिर 3 मीटर के फासले पर मैंने एक एरिया रखा हुआ है 3 मीटर, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह मैं कह रहा हूं, और वो है A3। अभी आप देख लें, फॉर एग्जाम्पल इस पहले एरिया पर सबसे ज्यादा फोर्स होगा, तो जिस एरिया पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उस एरिया को मैंने शेड किया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एरिया को कांस्टेंट रखना चाहता हूं, A1 को, A2 को, A3 को, तो मैं ऐसा करूंगा कि ये वाला जो है ये मैं कांस्टेंट लूंगा A1। यहां पर अगर मैं यहां पर ये A1 लूंगा तो वो है A2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स A1। ये वाला पूरा एरिया जो है ये A1 के 4 गुना ज्यादा है, और यहां पर A3 इज 9 टाइम्स A1। बाय डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक स्प्रे पेंट लूं और यहां पर से मैं स्प्रे का बटन दबाऊं और स्प्रे सामने से वो स्प्रेड होना शुरू हो जाए, तो जो एरिया इसकी बिल्कुल सामने है वो पूरा का पूरा स्प्रेड हो जाएगा। फिर अगर मैं इस जितना एरिया लूंगा यहाँ पर, तो 1/4 टाइम्स एरिया स्प्रे हो जाएगा, और यहाँ पर 1/9 टाइम्स। तो इस रिलेशन को देख के हमें पता चलता है कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर r की जगह में 1 लिखता हूं तो फोर्स क्या आएगा 1/1 स्क्वायर। अगर r की बजाय मैं यहाँ पर 2 लिखना चाहता हूं तो 1/2 स्क्वायर, तो ये आएगा 1/4 टाइम्स। यहाँ पर 1/4 आ रहा है, और यहाँ पर आएगा 1/9, और आगे जाकर आएगा 1/16।